प्रशांत टंडन जी, आप तक आता हूं। राजीव जी, देखिए, 2 चरण के चुनाव के बाद जिसमें 189 सीटें या 190 सीटों का चुनाव हो गया, मतदान हो गया, 35% लोकसभा बन चुकी है मशीनों में। और अब अगले चरण के बाद आधे से भी ज्यादा लोकसभा बन चुकी होगी मतदान के हिसाब से। मुझे लग रहा था कि दूसरे चरण के बाद और जो मतदान कम हुआ, मोदी साहब कोई कोर्स करेक्शन करेंगे, मतदान में प्रचार में कोई एक नई जान फूकेंगे, कोई एक नया नारा, कोई एक नया स्पिन आएगा। दिखाई नहीं दिया। उससे ऐसा लग रहा है कि जो 7 चरणों का चुनाव है इतना लंबा, इसका कोई चरणबद्ध प्लानिंग उनके पास नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि इस बात की भी मुझे फिक्र हो रही है कि वो मई के पूरे महीने में जो अभी आना है, सस्टेन कैसे करेंगे इस प्रचार को, सस्टेन कैसे कर पाएंगे। दिल्ली का चुनाव जब तक आएगा 25 मई को, तब तक जो है काफी कुछ हो चुका होगा। तो एक तो समस्या ये है कि उनके पास कोई सस्टेनेबिलिटी का जरिया अभी दिख नहीं रहा है। दूसरी चिंता की बात यह है कि बहुत नकारात्मक प्रचार है। आज भी जो उनके बयान है वो नकारात्मक बयान है। लगातार वो कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे हमला कर रहे हैं। जनता आपसे ये अपेक्षा कर रही है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपको तीसरी बार हम क्यों लाएं। जी। उसका जवाब वो जनता को नहीं दे रहे। तो प्रचार में हमको कहीं उनके तारतम्यता नजर नहीं आ रही है। मोहन भागवत जी के बयान पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि वो उतारे गए हैं इस विवाद में या खुद उतर आए। उनकी मंशा क्या है? क्या उनकी मंशा मोदी की मदद करना है या उनकी मंशा मोदी को नुकसान पहुंचाना है? आरएसएस चीफ मोहन भागवत जानते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर उनके बयान देने का मतलब क्या है, और उनको ये भी अच्छे से मालूम है कि 2015 में उन्होंने क्या बयान दिया था, उसके बाद बिहार के इलेक्शन के क्या नतीजे आए थे। जी। और वो ये भी जानते हैं कि उनके बयान देने के 5 मिनट के अंदर लोग उनका 2015 का बयान ढूंढ के निकाल लाएंगे, जो कि आ गया। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आरएसएस चीफ मदद करना चाहते हैं कि नुकसान करना चाहते हैं। जी। क्योंकि आरएसएस आरक्षण के पक्ष में आधिकारिक रूप से नहीं है। संविधान जब बन भी रहा था तो भी ये विरोध कर रहे थे आरक्षण का। ये तो मनुस्मृति की बात कर रहे थे। तो इनकी बात को कोई यकीन नहीं मानेगा। जो आज मोहन भागवत का बयान आया, उसको कौन यकीन मानेगा कि ये आरक्षण के पक्ष में है। जी। तो इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये इसमें क्यों आ गए। दूसरी बात देखिए कि जो मुद्दा चला था 400 पार, संविधान बदलना है, वहां से वो आरक्षण तक आया, और मोदी और अमित शाह दोनों लगातार डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। और जितना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, ये मुद्दा उतना बड़ा होता जा रहा है। जी। आरक्षण के मुद्दे का मतलब क्या है कि 80% से भी ऊपर जनता सीधे तौर से इससे कनेक्टेड है। ये मुद्दा सोशल जस्टिस का या आरक्षण छीनने का अगर मुद्दा जनता के बीच में जा रहा है, तो ये सोशल इंजीनियरिंग को भी डैमेज करेगा, ये लाभार्थी योजनाओं को भी डैमेज करेगा, ये तमाम तरीके के जो हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव है उनसे भी बड़ा है। याद जी। कीजिए कि जब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे,
तो नारा क्या निकला था? मिले मुलायम काशीराम और जय श्री राम। तो आप देखिए कि वो सरकार बन गई थी वहां पे काशीराम की, यानी कमंडल के आगे मंडल की जीत हो गई थी। जी फिर वही चीज आ रही है कि अब इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है इसको लेकर। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इससे मोहन भागवत के बयान से बाहर निकल पाएगी। ये तो और उसमें जिसको कहते हैं ना कि मतलब हवन में और घी डाल दिया उन्होंने। जी तो जी जी ये तो घी डालने का काम कर दिया इन्होंने कि आग को और बढ़ा दिया, क्योंकि इससे ये आग थमेगी नहीं। तो इनकी मंशा क्या है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि मोहन भागवत जी ने इस वक्त ये तान क्यों छेड़ दी है। दूसरी चीज ये राजीव जी कि कांग्रेस ने बहुत डेफिनेट लिखित रूप में अपने मैनिफेस्टो में आरक्षण की बहुत विस्तृत तरीके से बात कर दी है। जातिवाद जनगणना आरक्षण से जुड़ता हुआ मामला, 50% की सीलिंग हटाएंगे, आरक्षण, ईडब्ल्यूएस में सवर्णों के अलावा, जनरल कैटेगरी के अलावा बाकी लोगों को भी एंट्री देंगे, आरक्षण, और उसके अलावा जो एफर्मेटिव एक्शन है दूसरे तरीके से प्राइवेट जॉब्स में, इन सब में, वो भी एक प्रकार का आरक्षण। तो बहुत डेफिनेट लिखित रूप में कांग्रेस पार्टी आ गई है। यहां से अगर मोदी साहब को इसका जवाब देना था, अगर इसमें कोई बड़ी लकीर खींचनी थी कांग्रेस के आगे, तो इनको बहुत डेफिनेट प्लान बताना चाहिए था कि हम ये करने जा रहे हैं आरक्षण के मामले पे। वो ना करके आप नकारात्मक अगर करेंगे तो नकारात्मक, इतिहास बताता है राजीव जी कि नकारात्मक कैंपेन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। राजीव गांधी ने भी एक बार ये गलती की थी वीपी सिंह के सामने, बहुत नकारात्मक था। तो वो विज्ञापन एजेंसीज के थ्रू आता था और तमाम तरीके के विज्ञापनों में सांप बिच्छू और क्या क्या कटीले तार, इस तरीके के विज्ञापन आते थे, और नतीजा हम सब जानते हैं कि 414 वाले राजीव गांधी चुनाव हार गए थे वीपी सिंह से। तो नकारात्मक कैंपेन सत्ताधारी दल नहीं कर सकता, विपक्ष तो करेगा ही, विपक्ष का काम है आलोचना करना। तो मोदी जी इससे इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और हिंदू मुसलमान का जहां तक बात है राजीव जी, वो तभी कामयाब हो सकता है जब उसको ऑडियंस मिले। उसको ऑडियंस नहीं मिल रहा है। वो तभी कामयाब हो सकता है जब सामने वाला खिलाड़ी भी उस बॉल को खेले। वो नहीं खेल रहा है, तो मोदी जी यहाँ पे फंस गए हैं सामने। अब जी देखना है कि वो कैसे यहाँ से निकलते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि भाई बहुत उनके अंदर क्रिएटिविटी है और बहुत रणनीतिक तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन वो रणनीतिक तैयारी मुझे दिख नहीं रही है राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रणनीतिक तैयारी